हेलो बच्चों, मैं सीता कंवर स्वागत करती हूँ आपका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। बच्चों, हमारा अध्याय द्वितीय चल रहा है संघर्षकालीन भारत 1206 ईस्वी से 1757 ईस्वी तक, जिसमें हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं। और इसी कड़ी में अध्ययन करने जा रहे हैं सल्तनत काल का। और सल्तनत काल में भी किसका अध्ययन करेंगे? सबसे पहले गुलाम वंश का। बच्चों, हमने देखा था कि भारत पर अरबों का आक्रमण प्रारंभ हो जाता है और 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा यहाँ पर आक्रमण किया जाता है। उसके बाद भारत पर लगातार आक्रमण होते हैं। मोहम्मद गजनवी का आक्रमण होता है और फिर मोहम्मद गोरी का आक्रमण होता है। और हमने देखा कि मोहम्मद गोरी तराइन के द्वितीय युद्ध में किसे हरा देते हैं? यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान को हराकर भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित करते हैं और अपने दास कुतुबुद्दीन ऐबक को भारतीय क्षेत्रों का प्रशासक नियुक्त करते हैं। तो आज हम इसी गुलाम वंश के बारे में पढ़ेंगे, जिसकी स्थापना किसने की थी? मोहम्मद गोरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। तो 1206 से लेके 1526 तक भारत पर शासन करने वाले 5 वंश के सुल्तानों के शासनकाल को दिल्ली सल्तनत कहा जाता है। जब हम बात करते हैं सल्तनत काल की, तो सल्तनत काल किसे कहा जाता है? मोटी मोटी समय अवधि है 1206 से लेकर 1526 तक। और 1526 में हमें पता है क्या होता है? पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। और पानीपत के प्रथम युद्ध में क्या होता है? इब्राहिम लोदी को हरा दिया जाता है। किसके द्वारा? बाबर के द्वारा। और मुगल वंश की स्थापना की जाती है। तो अब आगे 1526 के बाद मुगलों का शासन आ जाता है, लेकिन 1526 से पहले यानी 1206 से लेके 1526 तक दिल्ली पर क्या होता है? 5 अलग अलग राजवंश शासन करते हैं। ठीक है, और उनका जो ये पूरा शासन अवधि है, इसको हम सल्तनत काल के नाम से जानते हैं। तो अब देखते हैं कि ये कौन से 5 वंश थे जिन्होंने दिल्ली पर शासन किया। तो इनमें सबसे पहले आता है दास या गुलाम वंश। कौन सा वंश? दास या गुलाम वंश। इसे इलबरी वंश के नाम से भी जाना जाता है। द्वितीय वंश आता है खिलजी वंश। फिर आता है तुगलक वंश। तुगलक वंश के बाद सत्ता स्थापित होती है सैयद वंश की। और सैयद वंश के बाद आता है लोदी वंश। तो ये 5 वंश शासन करते हैं एक के बाद एक, और इनका जो ये शासन काल है, इसको हम सल्तनत काल के नाम से जानते हैं। तो ये जो ऊपर वाले 4 वंश हैं, दास, खिलजी, तुगलक और सैयद, ये तो मूल रूप से तुर्की थे। और जो आखिरी हैं लोदी वंश, ये क्या थे? ये अफगानी थे। गुलाम वंश के संस्थापक, जैसा कि मैंने आपको बताया, कुतुबुद्दीन ऐबक थे। अंतिम शासक की अगर हम बात करें गुलाम वंश के, तो क्यूमर्स उनके अंतिम शासक थे। बाद में 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा किसकी हत्या कर दी जाती है? दास वंश के अंतिम शासक क्यूमर्स की हत्या कर दी जाती है और स्थापना होती है खिलजी वंश की। और हम बात कर रहे हैं अभी गुलाम वंश की। तो गुलाम वंश में अगर हम देखें तो कुल शासक तो कितने हुए हैं? 11 शासक हुए हैं। टोटल 11 शासक हुए हैं। लेकिन उनमें से अगर हम महत्वपूर्ण शासक की बात करते हैं तो 1206 से 1290 तक की समय अवधि में हम देखें तो सबसे महत्वपूर्ण जो शासक हुए कुतुबुद्दीन ऐबक हुए, इल्तुतमिश हुए, रजिया सुल्तान हैं, और इसके अलावा गयासुद्दीन बलबन हैं। तो हमें 4 ही पढ़ने हैं जो कि हमारे सिलेबस में दिए गए हैं, और महत्वपूर्ण कार्यकाल भी इन्हीं 4 का है। इनके अलावा जो शासन कर रहे हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आराम शाह, फिर इल्तुतमिश के बाद रुकनुद्दीन, रजिया सुल्तान के बाद बहराम शाह, मसूद शाह, फिर नसरुद्दीन महमूद, फिर बलबन के बाद कैकुबाद, और सबसे अंतिम मैंने बताया क्यूमर्स हैं जिनकी हत्या कर दी जाती है जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा। और दास वंश के बाद अंतिम अपना वंश आ जाता है खिलजी वंश। तो अपन जो ये 4 महत्वपूर्ण शासक हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे कि इनके शासनकाल में क्या क्या हुआ। सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारी बुक में जो मैप दिया गया है कि गुलाम वंश का उस समय किन किन क्षेत्रों पर आधिपत्य था। तो अभी आप देख पा रहे हैं, ये पूर्व से लेकर यहाँ पश्चिम तक ये पूरा जो साम्राज्य था, ये किसका था? गुलाम वंश का था। इसके अलावा वहाँ पर राजपूत राजाओं का शासन था, ये राजस्थान और गुजरात के क्षेत्र में। यहाँ पे यादव वंश, यहाँ पे काकतियों का शासन था, और यहाँ होयसाला का
साम्राज्य था। ठीक है, तो ये उस वक्त के भारत की स्थिति है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, बात करते हैं कि 1206 में मोहम्मद गोरी की क्या हो जाती है, हत्या हो जाती है। हमने देखा था कि मोहम्मद गोरी ने क्या किया था, 1192 के तराइन के द्वितीय युद्ध में विजय के बावजूद भी भारत पर आक्रमण करना नहीं छोड़ा था। उसके बाद भी इन्होंने कई अभियान चलाए थे, जिसमें हमने देखा था कि कन्नौज के शासक जयचंद को भी उन्होंने पराजित किया था। तो ऐसा ही एक अभियान उन्होंने चलाया था खोखरों के विरुद्ध में। ठीक है, एक जनजाति थी खोखर, उनके विरुद्ध में। तो वो खोखरों के विरुद्ध अभियान पे जा रहे थे, वहीं क्या होता है, उनकी हत्या कर दी जाती है खोखरों के द्वारा। और 1206 में क्या होता है, मोहम्मद गोरी की हत्या हो जाती है। लेकिन मोहम्मद गोरी के क्या नहीं था, कोई भी संतान नहीं थी। संतान न होने की स्थिति में उनके गुलाम थे। ठीक है, उस वक्त गुलामों का प्रचलन हुआ करता था, गुलाम खरीदे जाते थे और जो योग्य गुलाम होते थे उनको महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त कर दिया जाता था। तो उनके 3 गुलाम थे, उन्होंने उनके साम्राज्य को आपस में बांट लिया। तो इसमें एक गुलाम था यलदौज। तो यलदौज को कौन सा क्षेत्र मिला, गजनी का, जो अफगानिस्तान में है गजनी, यहाँ का राज्य क्षेत्र उसे दिया गया। और जो एक दूसरा सेनापति था कुबाचा, उसको मिला सिंध व मुल्तान का क्षेत्र। आप यहाँ देख पा रहे हैं वर्तमान पाकिस्तान में है सिंध और मुल्तान का क्षेत्र, यहाँ ये सिंध है और यहाँ ये मुल्तान है, ये मुल्तान है। तो ये क्षेत्र मिलते हैं किसको, कुबाचा को। और कुतुबुद्दीन ऐबक को, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, जो भारतीय क्षेत्र है उनका, उन पर अधिकार किसे मिलता है, उन पर अधिकार मिलता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो दिल्ली के पहले सुल्तान कौन हुए, कुतुबुद्दीन ऐबक। अगर हम वंश पे भी नहीं जाएं कि 5 वंश थे, उनमें से गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे। और गुलाम वंश किस लिए कहलाया, समझ में आ गया होगा आपको, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक क्या थे, गुलाम थे। और उसके बाद के जो शासक बनते हैं वो सब भी गुलाम थे, है ना। तो इसलिए इस वंश का नाम गुलाम वंश पड़ा। तो अगर अपन गुलाम वंश भी छोड़ दे ना, तो पूरे सल्तनत काल में जो सबसे पहला शासक था वो कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो इसी नाते कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली के पहले सुल्तान माने जाते हैं, मतलब पहले सुल्तान बनते हैं। और उन्होंने ही क्या की, दास वंश की स्थापना की। और कुतुबुद्दीन ऐबक क्या थे, मोहम्मद गोरी के तुर्क दास थे। ठीक है, तुर्क मूल के थे, तुर्क दास थे। अब आगे देखते हैं, बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की, क्योंकि हमने देखा कि जो महत्वपूर्ण राजा हुए हैं, महत्वपूर्ण सुल्तान जो हुए हैं सल्तनत काल में, हम उनकी ही कार्य अवधि को देखेंगे, उनके शासन काल में हुए कार्यों को देखेंगे। तो यहाँ पे ये कुतुबुद्दीन ऐबक है। कुतुबुद्दीन ऐबक को उनकी उदारता के लिए लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि लाख बख्श के नाम से किस शासक को जाना जाता है। तो गुलाम वंश के कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। लाख बख्श का क्या मतलब होता है, लाखों दान करने वाला। ठीक है, और उन्होंने अपनी राजधानी बनाया लाहौर को। मैप में आपको दिखाना चाहूंगी, यहाँ ये वर्तमान जो बाउंड्री दी गई है उस वक्त ये लाहौर, ठीक है, इनको उन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। और ये दिल्ली है। आगे चल करके सल्तनत काल की राजधानी दिल्ली हो जाती है, पर अभी हम बात कर रहे हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की। तो इस दौरान अपनी इन्होंने राजधानी बनाया लाहौर को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन्होंने महत्वपूर्ण जो इनके कवि थे, हसन निजामी थे, फारसी कवि थे। तो हसन निजामी को इन्होंने अपने राज दरबार में संरक्षण प्रदान किया। इसी के साथ ही इन्होंने सूफी संत शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में, उनकी याद में एक मीनार बनाई जिसका नाम था कुतुब मीनार। ठीक है, याद रखना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसकी याद में, सूफी संत थे, क्या नाम था, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ठीक है, उनकी याद में कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया था। तो किसने प्रारंभ करवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। हालांकि ये इसका कुछ ही भाग निर्माण करवा पाए थे, जो बाकी के भाग हैं उनका निर्माण किसने करवाया, इल्तुतमिश ने करवाया था। तो क्वेश्चन आता है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ करवाया था। तो प्रारंभ तो किसने करवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और पूरा किसने करवाया था, पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने, जो कि इनके दामाद थे। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है हमारे 1 मार्क्स के हिसाब से। आगे देखते हैं बच्चों, इन्होंने इसी के साथ ही अजमेर में 2.5 दिन के झोपड़े का भी निर्माण करवाया था। यानी ये एक मस्जिद थी जिसका इन्होंने, एक संस्कृत विद्यालय हुआ करता था पहले यहाँ पर अजमेर में, इसी जगह पर, जो कि चौहान वंश के शासकों के द्वारा, विग्रहराज के द्वारा निर्मित था। तो उसकी जगह पर इन्होंने किसका निर्माण करवाया, यहाँ पे ये पिक्चर दी गई है, 2.5 दिन के झोपड़े का इन्होंने निर्माण करवाया। आगे बढ़ते हैं बच्चों, जब हम बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की कि इन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया, 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण करवाया। ठीक है, लेकिन इनकी मृत्यु क्या होती है, इनकी मृत्यु अकस्मात हो जाती है। इनकी मृत्यु होती है चौगान खेलते हुए। चौगान
पोलो को कहते थे, ठीक है। तो चौगान खेलते हुए घोड़े से गिर करके इनकी मृत्यु हो जाती है। किसकी मृत्यु हो जाती है? कुतुबुद्दीन ऐबक की। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की ऐसे अकस्मात मृत्यु होने के बाद इनके पुत्र आराम शाह को अगला सुल्तान बनाया जाता है, लेकिन वो क्या होते हैं? वो अयोग्य होते हैं, ठीक है, राजकाज संभालने में सक्षम नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति में तुर्क सरदार इसका विरोध करते हैं और अगले शासक बनते हैं कुतुबुद्दीन के दामाद। हालांकि वो कुतुबुद्दीन के पहले गुलाम हुआ करते थे इल्तुतमिश, लेकिन आगे चलकर वो उनके दामाद बन जाते हैं। तो इस नाते अगले जो शासक होते हैं वो कौन होते हैं? इल्तुतमिश होते हैं। तो अब बात करेंगे हम इल्तुतमिश के शासनकाल की। यहाँ पे इल्तुतमिश का पिक्चर आप देख सकते हैं। तो इल्तुतमिश का जब हम कार्यकाल देखते हैं तो 1210 से लेकर 1236 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा। ये मुस्लिम साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक या संगठनकर्ता कहे जाते हैं। तो जब हम बात करते हैं संस्थापक की कि सल्तनत काल की स्थापना जो पहले जो सुल्तान थे वो कौन थे? इल्तुतमिश। लेकिन जो वास्तविक जो संगठनकर्ता माने जाते हैं, वास्तविक जो संस्थापनकर्ता माने जाते हैं वो कौन थे? वो थे इल्तुतमिश, क्योंकि इन्होंने साम्राज्य को एक आधार प्रदान किया, उसे सुदृढ़ता प्रदान की। तो इन्हें गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? जैसा कि मैंने बताया कि कुतुबुद्दीन ऐबक खुद गुलाम थे, अब गुलाम के भी ये गुलाम थे, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम थे, तो इस नाते इनको गुलामों का गुलाम भी कहा गया। बाद में इनके साथ वो अपनी पुत्री का विवाह कर देते हैं। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली के पहले शासक थे जिन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। इससे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन तो किया था, लेकिन उन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। तो इल्तुतमिश कौन होते हैं? प्रथम शासक होते हैं जो कि बगदाद के खलीफा से मान्यता लेते हैं और सुल्तान की उपाधि धारण करते हैं। अगला है, इन्होंने एक प्रथा शुरू की थी, इक्ता प्रथा। इक्ता प्रथा क्या थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इक्ता प्रथा के अंतर्गत क्या होता था? जो भी सैनिक होते थे, राज्य के कर्मचारी अधिकारी होते थे, उनको क्या किया जाता था? वेतन के बदले भूमि दी जाती थी। किस व्यवस्था में? इक्ता प्रथा में, ठीक है। और इस प्रथा का अंत आगे चलकर किसके द्वारा किया जाता है? खिलजी वंश के अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। आगे देखते हैं बच्चों, इल्तुतमिश ने राजधानी लाहौर किसने बनाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो इन्होंने अपनी राजधानी लाहौर से कहाँ स्थानांतरित कर ली? दिल्ली में। तो अब इल्तुतमिश के शासनकाल में सल्तनत काल की जो पूरी राजधानी है वो क्या हो जाती है? दिल्ली हो जाती है। इसी के साथ ही जैसा कि मैंने बताया था कि जब मोहम्मद गोरी का हत्या हो जाती है तो उनके 3 सेनापति थे, जो 3 गुलाम थे, 3 सेनापति थे, उनमें क्या होता है? उनका साम्राज्य बढ़ जाता है। उस दौरान हमने देखा था किसको? यल्दौज को देखा था और कुबाचा को देखा था। तो जो ये यल्दौज थे और कुबाचा थे, ये अभी भी क्या थे? अभी भी ये गुलाम वंश के मुख्य प्रतिद्वंदी थे। तो इस नाते ये प्रतिद्वंदी थे और इनको कौन हराता है? इल्तुतमिश युद्ध में हराता है। कौन कौन से युद्ध में हराता है? तराइन के मैदान में एक युद्ध होता है जिसमें वो किसको हराता है? यल्दौज को हराता है 1215 में। जबकि एक युद्ध होता है 1217 में जिसमें क्या करता है? कुबाचा को हरा देता है और कुबाचा को हरा करके किस पर कब्जा करता है? लाहौर पर कब्जा कर लेता है। कौन? इल्तुतमिश, ठीक है। आगे देखते हैं कि इल्तुतमिश की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि ये मानी जाती है कि इसने न केवल मालवा पर आक्रमण करके भिल्ला के दुर्ग को जीता। मालवा आप देख पा रहे हैं, ये जो वर्तमान मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, यहाँ मैप में देखिए ये बाउंड्री है इसकी, यहाँ ये राजस्थान है, ये गुजरात है और जो ये वाला जो क्षेत्र है इसे कहा जाता था मालवा प्रदेश। तो यहाँ मालवा में एक महत्वपूर्ण दुर्ग था भिल्ला का दुर्ग, तो इल्तुतमिश के द्वारा उसे जीता जाता है 1223 ईस्वी में। और इसी के साथ ही यहाँ आप देख पा रहे हैं ये रणथंबोर का दुर्ग था। तो ये रणथंबोर का महत्वपूर्ण दुर्ग था जो अभी तक किसी भी शासक ने नहीं जीता था। तो ये 1236 ईस्वी में क्या करते हैं? इस रणथंबोर के महत्वपूर्ण अजेय दुर्ग को भी जीत लेते हैं। इसी के साथ ही 40 गुलाम सरदारों का एक संगठन भी वो बनाते हैं और ये जो 40 गुलाम थे, 40 महत्वपूर्ण गुलाम थे, इनके संगठन को उन्होंने नाम दिया चालीसा दल का, या हम कहें तुर्क ए चहलगामी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगेन मैं कह रही हूँ कि एसएसटी इसलिए मत पढ़ो कि सिर्फ पास होना है, ये बिल्कुल भी उबाऊ सब्जेक्ट नहीं है, बहुत ही रुचिकर सब्जेक्ट है अपने इतिहास को जानना, और साथ ही ये क्या कर रहा है? हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी तैयार कर रहा है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 40 गुलामों का जो दल था चहलगामी या चालीसा, उसका गठन किसने किया था? उसका गठन किया था इल्तुतमिश ने, उसका गठन किया था।
उसके बाद क्या होता है कि आपने मंगोल शासक चंगेज खान का नाम जरूर सुना होगा। तो जो मंगोलियन शासक थे चंगेज खान, उन्होंने क्या किया था, अपनी पूरी जो जनजाति थी, पूरी जाति थी, उसको क्या किया, इन्होंने इकट्ठा किया और क्या किया, अपना जो दल था उसको सुदृढ़ करके आक्रमण करना शुरू किया और पूरा जो मध्य पूर्व एशिया था ना, वहाँ पर एक अपना विशाल साम्राज्य बनाया था। किसने? चंगेज खान ने। तो ये जो ख्वारिज्म शाह थे, यहाँ पे मध्य एशिया में एक साम्राज्य था ख्वारिज्म का साम्राज्य। तो जो ख्वारिज्म शाह थे उनके पुत्र होते हैं जलालुद्दीन मंगबरनी। तो जलालुद्दीन मंगबरनी की क्या होती है, इनके साथ चंगेज खान के साथ किसी बात को लेकर दुश्मनी हो जाती है। तो ये जो मंगबरनी है ये कहाँ आते हैं, भारत आते हैं और भारत आकर के इल्तुतमिश से शरण मांगते हैं, ठीक है। लेकिन चंगेज खान क्या करते हैं कि अगर तुम इल्तुतमिश को चेतावनी देते हैं कि अगर तुम मंगबरनी को शरण दे दोगे तो तुम्हें मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। तो इल्तुतमिश बड़ी चतुरता के साथ इस स्थिति से निपटता है और वो क्या करता है, ख्वारिज्म शाह के पुत्र मंगबरनी को शरण देने से मना करता है, ठीक है। और उन्होंने उसको शरण नहीं दी, इसी के कारण ही क्या होता है, वो चंगेज खान से दुश्मनी मोल लेने से बच जाता है। हालांकि चंगेज खान आता है और क्या करता है, मंगबरनी को मार डालता है, लेकिन वो क्या इल्तुतमिश को कुछ नहीं कहता है, क्योंकि इल्तुतमिश ने उसके दुश्मन को शरण नहीं दी थी। तो ये जो मंगोलियन प्रदेश यहाँ पे दिखाया गया है। हालांकि बाद में मंगोलियन जो भी आक्रमणकारी थे उनके आक्रमण होते हैं, चंगेज खान के भी भारत में आक्रमण होते हैं, लेकिन फिलहाल तो क्या होता है, इल्तुतमिश चंगेज खान के आक्रमण से बच जाता है। आगे देखते हैं बच्चों, इल्तुतमिश पहला तुर्क सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए थे। और ये कौन से थे, चांदी का टंका चलवाया था और तांबे के जीतल चलवाए थे, ठीक है। तो तांबे के जीतल और चांदी का टंका ये पहली बार किसने चलवाया था, इल्तुतमिश ने चलवाया था। इसी के साथ ही वो न्यायप्रिय शासक थे, यानी न्यायप्रिय शासक होने के कई उदाहरण हमें मिलते हैं। जैसे ये भी कहा जाता है कि उन्होंने अपने राज दरबार के बाहर 2 संगमरमर के शेर रख रखे थे और उनके गले में घंटी बंदी होती थी और जो भी व्यक्ति न्याय चाहता था वो उन घंटियों को बजाता था, यानी उसे न्याय दिया जाता था। इसके अलावा ये भी कथा प्रचलित है कि जिस व्यक्ति को इल्तुतमिश के शासनकाल में न्याय चाहिए होता था वो लाल वस्त्र धारण करके आता था, ठीक है। तो ये न्यायप्रिय शासक थे। इसके अलावा इन्होंने भारत का प्रथम जो मकबरा माना जाता है, कौन सा मकबरा, सुल्तानगढ़ी का मकबरा। यहाँ आप देख सकते हैं ये सुल्तानगढ़ी का मकबरा है। तो इस सुल्तानगढ़ी के मकबरे को निर्मित करवाने का श्रेय भी किसे जाता है, इल्तुतमिश को जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। भारत का प्रथम मकबरा कौन सा है, सुल्तानगढ़ी का मकबरा है और इसको निर्मित किसने करवाया था, इल्तुतमिश ने करवाया था। इसी के साथ ही उन्होंने बदायूं की जामा मस्जिद, यहाँ आप देख पा रहे हैं बदायूं की जामा मस्जिद है, और इसी के साथ ही नागौर में जो अतार्किन का दरवाजा है उसका निर्माण भी इल्तुतमिश ने करवाया। कुछ 1-2 फैक्ट हैं जो हमारी बुक में नहीं दिए गए हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट होने की वजह से वो मैंने शामिल कर लिए हैं, क्योंकि आगे के एग्जाम की दृष्टि से भी वो महत्वपूर्ण है। जैसे कि नागौर में अतार्किन का दरवाजा और बदायूं की जामा मस्जिद, दोनों को ही किसने निर्मित करवाया, इल्तुतमिश ने निर्मित करवाया। इसी के साथ ही 1236 में उनकी मृत्यु हो जाती है। यहाँ आप मैप में देख पा रहे हैं, ये इल्तुतमिश के दौरान जो साम्राज्य विस्तृत हुआ गुलाम वंश का, उसको यहाँ पे दर्शाया गया है, ठीक है। इल्तुतमिश ने क्या होता है, मृत्यु से पहले क्या करते हैं, अपनी पुत्री, अपनी योग्य पुत्री रजिया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी चुन लेते हैं। लेकिन जो परंपरावादी और कट्टरपंथी कौन होते हैं, तुर्क अमीर, वो ये बिल्कुल नहीं सहन कर पाते हैं कि एक स्त्री क्या करेगी, सल्तनत काल में सुल्तान का रोल अदा करेगी। तो वो क्या करते हैं, इसका विरोध करते हैं और उनके जो अयोग्य पुत्र होते हैं, किसके, इल्तुतमिश के, क्या नाम होता है, रुकनुद्दीन फिरोज शाह, उनके छोटे पुत्र होते हैं, उनको सुल्तान घोषित कर देते हैं। लेकिन क्या होता है, रुकनुद्दीन फिरोज शाह बिल्कुल भी ढंग से शासन संभाल नहीं पाते हैं, पूरे राज्य में अव्यवस्था फैल जाती है। तो ऐसी स्थिति में रजिया सुल्तान क्या करती है, लाल वस्त्र धारण करती है, जनता के सामने आती है और उसे क्या करती है, उसे साम्राज्य में हो रही अव्यवस्थाओं के बारे में, साथ ही रुकनुद्दीन की जो असक्षमता थी उसके बारे में बताती है। इस पर जनता क्या होती है, क्रुद्ध हो जाती है और रजिया सुल्तान को क्या करती है, गद्दी पर बैठा देती है। तो जनता के सहयोग से रजिया सुल्तान के पद पर प्रतिष्ठित हो जाती है। तो जो अगला कार्यकाल आएगा वो किसका आएगा, रजिया सुल्तान का। तो इनके कार्यकाल की जो समय अवधि है वो है 1236 से लेके 1240 ईस्वी तक। समय अवधि हमें याद नहीं करनी है, लेकिन ध्यान रखना है। तो इल्तुतमिश के बाद किसका कार्यकाल प्रारंभ हो जाता है, रजिया सुल्तान का।
रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम मुस्लिम महिला शासक थी। तो कितने गर्व की बात है रजिया सुल्तान की, ये दिल्ली सल्तनत की पहली, मतलब एकमात्र थी, इनके बाद कोई नहीं हुआ, तो दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम मुस्लिम महिला शासिका थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1 मार्क का। इसी के साथ ही रजिया सुल्तान क्या करती हैं, जैसे ही सुल्तान के पद को संभालती हैं पर्दा प्रथा का त्याग कर देती है। इसी के साथ ही पुरुषों के समान वस्त्र वो धारण करने लग जाती हैं। कौन कौन से वस्त्र धारण करती हैं? कुबा, कुबा यानी कोट, ठीक है, और कुला यानी टोपी। तो ऐसे वस्त्र पहन के क्या करती हैं, अपने राज दरबार में जाती हैं। इसी के साथ ही कहा जाता है कि इनके जो एक प्रेमी थे, इनका एक जो महत्वपूर्ण संबंध था किसके साथ? जमालुद्दीन याकूत के साथ। तो ये जमालुद्दीन याकूत को एक महत्वपूर्ण पद था, असुसाला का प्रधान हुआ करता था, अमीर अखूर। तो ये उस पद पर किसे नियुक्त कर देती हैं? याकूत को नियुक्त कर देती है। लेकिन ये बात किसे पसंद नहीं आती? तुर्क अमीरों को पसंद नहीं आती है कि वो कैसे करके कि एक गैर तुर्क को, जमालुद्दीन याकूत को, इतने महत्वपूर्ण पद पर वो कैसे नियुक्त कर सकती हैं। ठीक है बच्चों। इसके बाद क्या होता है, लाहौर और सरहिंद में विद्रोह होते हैं और इन विद्रोह को शांत करने के लिए दोनों ही जाते हैं। कौन कौन जाते हैं? याकूत जाती है और रजिया जाती है। तो ऐसे में याकूत की हत्या कर दी जाती है और याकूत की हत्या कर दी जाती है। और ये जो अभियान हुआ था लाहौर और सरहिंद में, जो ये विद्रोह हुआ था, इस विद्रोह का नेतृत्व किया था, किसने किया था? अल्तुनिया ने। किसने किया था? एक इख्तेदार हुआ करते थे, इख्तेदार अल्तुनिया। तो इन्होंने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था और इस विद्रोह में किसकी हत्या हो जाती है? याकूत की हत्या हो जाती है। और जो रजिया होती है वो किससे विवाह कर लेती है? अल्तुनिया से विवाह कर लेती है। तो अब ये जो पूरी कहानी है ना, इसके संदर्भ में 2 कहानियां प्रचलित हैं। कुछ इतिहासकार तो ये मानते हैं कि जो ये अल्तुनिया थे, ये रजिया सुल्तान के बचपन के मित्र थे और उनको ये बिल्कुल पसंद नहीं आता है कि रजिया सुल्तान किसके साथ अपने संबंध रखे? याकूत के साथ संबंध रखें। तो एक तरह से ये जो विद्रोह किया गया था, ये उन्होंने जानबूझकर विद्रोह किया था और इसमें याकूत की हत्या कर दी जाती है। और फिर वो रजिया सुल्तान के सामने शर्त रखते हैं कि क्या तो तुम मुझसे विवाह करो या फिर ये सुल्तान का पद त्याग करना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में वो विवाह कर लेती हैं। और दूसरा, इस संबंध में ये कथा प्रचलित है कि ये जो यहाँ पर विद्रोह होता है, ये विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है? अल्तुनिया के द्वारा किया जाता है। जब रजिया सुल्तान को लगता है कि सत्ता मेरे हाथ से जा सकती है, तो वो क्या करती हैं? अल्तुनिया के साथ विवाह कर लेती हैं और आगे चल के अल्तुनिया के साथ मिलकर के क्या होती हैं? संगठित होती हैं। तो इस तरह की 2 कथा इस संदर्भ में प्रचलित हैं। मोटा मोटा बस ये है कि उन्होंने क्या किया, याकूत को असुसाला के प्रधान के पद पर नियुक्त किया और लाहौर और सरहिंद के विद्रोह के जो शांत करने के लिए दोनों जाते हैं, उन विद्रोह को दबाने के लिए जब दोनों जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में याकूत की हत्या कर दी जाती है। और जो ये विद्रोह का नेता था, विद्रोह हुआ था, उसका जो नेतृत्व किया गया था अल्तुनिया के द्वारा, इस अल्तुनिया के साथ रजिया सुल्तान के द्वारा विवाह कर लिया जाता है। और आगे चल करके जब 1240 ईस्वी में दोनों आ रहे होते हैं, कोल अल्तुनिया और रजिया सुल्तान, तो इनकी हत्या कर दी जाती है। कैथल, कैथल कहाँ पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है। तो हरियाणा में कुछ डाकुओं के द्वारा इन दोनों की हत्या कर दी जाती है और रजिया सुल्तान का यहीं पे शासन खत्म हो जाता है। अब बात करते हैं कि रजिया सुल्तान हैं, इनके पतन के क्या कारण थे, मतलब क्यों नहीं इनका शासन इतना ज़्यादा समय तक चल पाया? तो उसके 2 महत्वपूर्ण कारण थे। एक तो चहलगामी की महत्वाकांक्षा। चहलगामी जैसे मैंने बताया था, क्या था? गुलामों का जो दल था चालीसा, जिसकी किसने गठन किया था? इल्तुतमिश ने। तो ये जो चहलगामी थे, इनकी महत्वाकांक्षा बहुत ज़्यादा थी, इसके कारण इनका पतन हुआ। दूसरा, रजिया का स्त्री होना भी इनके पतन का महत्वपूर्ण कारण बना। ठीक है, आगे बात करते हैं रजिया सुल्तान के शासन की ख़त्म होने के बाद 1240 से 42 तक बहराम शाह ने शासन किया, फिर 1242 से 46 तक मसूद शाह ने शासन किया, फिर 1246 से लेकर के 65 तक नासिरुद्दीन महमूद ने सत्ता संभाली। लेकिन ये सभी क्या थे? अयोग्य शासक थे, कुछ ज़्यादा ये अपने शासनकाल में कर नहीं पाए। उसके बाद जब नासिरुद्दीन महमूद का जब शासनकाल चल रहा होता है, तो असल में जो सत्ता होती है, असल में जो शक्ति का उपयोग होता है, वो किसके द्वारा किया जाता है? बलबन के द्वारा किया जाता है। और नासिरुद्दीन अपनी बेटी का विवाह भी किसके साथ कर देते हैं? बलबन के साथ कर देते हैं। साथ ही बलबन को नायाब सुल्तान की उपाधि भी प्रदान कर देते हैं। चूँकि नासिरुद्दीन के भी कोई पुत्र नहीं होता है, ऐसी स्थिति में जो अगला शासक बनता है नासिरुद्दीन के बाद, वो बनता है गयासुद्दीन बलबन। और बलबन क्या होते हैं? गुलाम वंश के सबसे महत्वपूर्ण शासक होते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं बलबन के बारे में। बलबन का जो कार्यकाल है बच्चों, बलबन का कार्यकाल है 1265 ईस्वी से लेकर 1286 ईस्वी तक। इन उलुग खां
जो कि बलबन का पहले का नाम है, प्रारंभिक नाम है, तो उलुग खां बलबन इल्तुतमिश के चहलगामी चालीसा नामक तुर्की दासों के प्रसिद्ध दल से संबंधित था। जो इल्तुतमिश के जो 40 गुलामों का जो दल था, चालीसा चहलगामी का जो दल था, उससे ये संबंधित थे। कौन? बलबन। और गद्दी पर अपने दावे को मजबूत करने के लिए इन्होंने खुद को क्या कहा? इन्होंने खुद को ईरानी शहंशाह आफरासियाब के वंश का बताया, यानी अपने आप को कुलीन वंश के वंशज होने का दावा किया गया। किसके द्वारा? बलबन के द्वारा, क्योंकि वो अपने आप को शक्तिशाली शासक होने का दावा करते थे, कुलीन वर्ग के शासक होने का दावा करते थे। इसी के साथ ही इन्होंने तुर्क अमीर, जो कि उस समय बहुत शक्तिशाली हुआ करते थे, सत्ता पर अपनी पकड़ बना कर रखते थे, तो जो तुर्क अमीर थे इनके हितों की रक्षा के रूप में खुद को पेश किया। मतलब हर वो पूरी कोशिश की जिससे कि अपने साम्राज्य को सुरक्षित रख सके और एक किसकी तरह कार्य नहीं करें, कठपुतली की तरह, तुर्क अमीरों की कठपुतली की तरह ये कार्य नहीं करें, इसकी उन्होंने पूरी कोशिश की। बलबन पहले सुल्तान थे जिन्होंने राजत्व का सिद्धांत दिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से, यहाँ से वेरी इंपॉर्टेंट है, बलबन के राजत्व को सिद्धांत को समझाइए। तो राजत्व का सिद्धांत क्या कहता है कि सुल्तान होता है वो पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार होता है, और सुल्तान में जो साधारण व्यक्ति होते हैं उनकी तुलना में अत्यंत दैवीय गुण होते हैं। ठीक है, तो इस नाते जो साधारण व्यक्ति होते हैं उनसे वह बहुत ऊपर होता है और दैवीय गुणों के साथ युक्त होता है, क्योंकि ईश्वर उसे कुछ अलग ही गुण प्रदत्त करता है। तो यानी किससे कर दी उन्होंने तुलना? ईश्वर से कर दी कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। यही बलबन का राजत्व सिद्धांत था। आप जितना भी बलबन के शासनकाल के दौरान उनके द्वारा दिए गए निर्णयों को पढ़ेंगे, एक ही बात सामने आएगी कि बलबन ने राजपद की प्रतिष्ठा को स्थापित करने का कार्य किया। इसी के साथ ही एक और क्वेश्चन बनता है कि बलबन की लौह व रक्त की नीति को समझाइए। वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से कि बलबन की लौह व रक्त की नीति क्या थी, या लौह व रक्त की नीति किस सुल्तान ने दी? तो किसने दी? बलबन ने दी। अब देखते हैं क्या थी यह नीति। उन्होंने अपने शत्रुओं के प्रति यह नीति अपनाई जिसमें क्या किया जाता था? पुरुषों को तो मार दिया जाता था, जो विद्रोही होते थे, शत्रु होते थे, उनमें पुरुषों को तो मार दिया जाता था, और जो बच्चे होते थे, महिलाएं होती थी, उनको क्या कर लिया जाता था? उनको गुलाम बना लिया जाता था। तो ये किसकी नीति थी? बलबन की लौह व रक्त की नीति। इसी के साथ ही बलबन ने फारसी जो नववर्ष है उसकी शुरुआत पे एक त्योहार बनाया जाता था, नौराज। तो ये नौराज की भारत में शुरुआत की। तो फारसी जो नववर्ष था उसकी शुरुआत में जो उत्सव बनाया जाता था नौराज, उसकी शुरुआत भारत में किसने की? भारत में उसकी शुरुआत बलबन ने ही की। इसी के साथ ही सुल्तान के पद की प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए उन्होंने अपने दरबार में 2 प्रथाएं प्रारंभ की। कौन कौन सी थी ये प्रथा? एक तो सिजदा थी और एक पाबोस थी। अब सिजदा में क्या होता था? सिजदा में घुटनों के बल बैठकर सुल्तान के सामने सर झुकाया जाता था, और पाबोस में क्या होता था? पेट के बल लेट करके सुल्तान के पैरों को चूमना होता था। तो ये सजदा और पाबोस, इन दोनों ही प्रथाओं का एकमात्र उद्देश्य था कि सुल्तान के पद की प्रतिष्ठा को बढ़ाना, जिससे कि कोई साधारण व्यक्ति सुल्तान की अवमानना करने की हिम्मत नहीं कर सके। इसी के साथ ही उन्होंने क्या किया? इल्तुतमिश के द्वारा जो चहलगामी दल स्थापित किया गया था, 40 गुलामों का जो दल स्थापित किया गया था, उसको इनके द्वारा पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाता है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चहलगामी दल जो कि इल्तुतमिश के द्वारा स्थापित किया गया था, उसको किसके द्वारा समाप्त किया जाता है? तो किसके द्वारा? बलबन के द्वारा उसे समाप्त किया जाता है। इसके अलावा जैसे कि मैंने बताया था कि मंगोल आक्रमणकारी थे, आक्रमण करते रहते थे, तो इन्होंने दिल्ली सल्तनत के लिए खतरा बने मंगोलों का सामना करने के लिए एक सैन्य विभाग गठित किया था अलग से, और उस सैन्य विभाग का क्या नाम था? दीवाने आरिज या दीवान-ए-अर्ज। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ चुका है आपके एग्जाम में 1 नंबर में कि दीवाने आरिज क्या था। तो ये क्या था? बलबन के द्वारा गठित किया गया एक सैन्य विभाग था, और एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है सैन्य विभाग दीवाने आरिज। तो इन्होंने दीवाने आरिज का पुनर्गठन किया, और इसका प्रमुख कौन होता था? आरिज-ए-मुमालिक। दीवान-ए-आरिज जो विभाग होता था उसका प्रमुख क्या कहलाता था? आरिज-ए-मुमालिक कहलाता था। वह तुर्क अमीरों के विद्रोह से परिचित था। कौन? बलबन। बलबन तुर्क अमीरों के विद्रोह से भली भांति परिचित था कि किस तरह से ये तुर्क अमीर होते हैं, ये क्या करते हैं? सुल्तान को कमजोर करते हैं, उसकी सत्ता पर से भी हटवा देते हैं। तो वह तुर्क अमीरों के विद्रोह से परिचित था, इसलिए उसने दरबार में कठोर अनुशासन बनाए रखा और
खुद को राज्य में क्या चल रहा है, राज्य के सारे हाल चाल जानने के लिए एक गुप्त अधिकारी भी नियुक्त करना शुरू किया। गुप्तचर प्रणाली उन्होंने प्रारंभ की और जो ये गुप्तचर होते थे ये क्या कहलाते थे, ये कहलाते थे बरीद। इसके अलावा उसने अपने राजपद की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए हमेशा प्रयत्न किया। वह लोगों पर अपनी शक्ति और सामर्थ्य का रौब जमाने के लिए क्या करता था, अपने दरबार का वातावरण अत्यंत शानो शौकत से भरा रखता था। ठीक है, आया ना समझ में। बलबन, दो महत्वपूर्ण नीति हैं इसकी, लौह व रक्त की नीति और साथ में राजत्व का सिद्धांत। और इसके अलावा एक सैन्य विभाग जो अभी हमने देखा। इसकी मृत्यु हो जाती है 1286 में। कब हो जाती है बलबन की मृत्यु? 1286 में इनकी मृत्यु हो जाती है। और बलबन का उत्तराधिकारी बनता है उनका पोता। पोते का क्या नाम होता है? कैकुबाद होता है। और कैकुबाद क्या होता है? पूरी तरह से अपने दादा के अनुशासन में पला बड़ा होता है। तो जैसे ही वह क्या सम्राट बनता है, सुल्तान बनता है, तो वह क्या होता है, संभाल नहीं पाता है, विलासिता में खो जाता है। ठीक है, और शासन के कार्यों में असक्षम रहता है, जिससे राज्य की शक्ति असल में किसके हाथों में चली जाती है? असल में दिल्ली का एक कोतवाल होता है, उसके दामाद निजामुद्दीन के हाथ में चली जाती है। और निजामुद्दीन बिल्कुल एक चरित्रहीन व्यक्ति होता है, तो दिल्ली की सत्ता बिल्कुल क्या होती है, डगमगा जाती है। कुछ समय बाद जो ये कैकुबाद होता है ये लकवाग्रस्त हो जाता है। ऐसी स्थिति में जो तुर्क अमीर होते हैं ये इसके पुत्र क्यूमर्स को गद्दी पर बैठा देते हैं। और क्यूमर्स बहुत छोटा होता है, तो क्यूमर्स को ये गद्दी पर बैठा देते हैं। और आगे चल करके क्या होता है, जलालुद्दीन खिलजी इसी क्यूमर्स का वध कर देते हैं 1290 ईस्वी में। और खुद को क्या घोषित कर देते हैं? खुद को सुल्तान घोषित कर देते हैं। और अगला वंश क्या आ जाता है? अगला वंश आ जाता है खिलजी वंश। तो आशा करती हूँ बच्चों कि आज आपने बहुत अच्छे से समझा है गुलाम वंश को। गुलाम वंश में हालांकि 11 टोटल शासक हुए हैं, लेकिन उनमें से हमने पढ़ा कि किसके बारे में? 4 शासकों के बारे में पढ़ा है। तो आपको क्या करना है, नोट्स बनाने हैं अपने और अभी से इनको याद करना शुरू कर देना है। तो अगली कक्षा में हम मिलेंगे किसके साथ? खिलजी वंश के साथ। धन्यवाद।